नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुशील कुमार और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा बेशुमार। मेरी पढ़ाई लिखाई है आईआईटी कानपुर से और मैं पढ़ाता हूं पिछले 22 साल से। पढ़ता रोज हूं लगातार, बार बार, ताकि आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट ले आऊं आसानी से। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे अपनी पहली फिजिक्स क्लास। ये मेरी ऑनलाइन की पहली क्लास है और उम्मीद है ये यात्रा हम दोनों के लिए बहुत सुखद होगी। तो शुरू करें फिजिक्स की पहली क्लास। चलो साथियों, तो हम शुरू करते हैं। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स है साइंस का वो फंडामेंटल पार्ट जिसमें हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में, जिसके हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में, जिसके हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में। ये सारा का सारा फिजिक्स है। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में, वो भी फिजिक्स है। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में, वो भी फिजिक्स है। डेफिनेशन के हिसाब से हम बोलेंगे फिजिक्स इज द फंडामेंटल नेचुरल साइंस डेडिकेटेड टू स्टडिंग मैटर, एनर्जी एंड दियर इंटरेक्शन थ्रू स्पेस एंड टाइम। ठीक है, अब इसका एम क्या है? इट aims to understand how the universe behave। सारा का सारा यूनिवर्स, दुनिया बिहेव कैसा करती है, हम पढ़ेंगे फिजिक्स। रेंजिंग फ्रॉम सब एटॉमिक, मैंने बताया ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, रेंजिंग फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू वास्ट गैलेक्टिक स्ट्रक्चर्स। पूरी की पूरी दुनिया, स्टार्स, प्लैनेट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सब इसके अंदर पढ़ेंगे। की एरियाज इंक्लूड्स मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब मोशन, फ्रिक्शन जो आपने पढ़ रखा होगा, रोटेशन, कार का चलना, हमारा आपका चलना, हवा का बहना, ग्रेविटी जिसके वजह से सारी बड़े स्ट्रक्चर्स डिजाइन होते हैं, हीट, ये सब का सब इसका पार्ट है। इंक्लूड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जिसको हम हीट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म तो आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिटेल में आएगा, ऑप्टिक्स लाइट के बारे में, एंड क्वांटम जो बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है, आइंस्टाइन ने इसके बारे में दिया था। ये सब हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक, कुछ अभी पढ़ेंगे, कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे, कुछ एक साल बाद पढ़ेंगे। सारी डिटेल फिजिक्स में, बहुत बड़ी फिजिक्स है, हम एक दिन या एक साल या 2 साल में नहीं सीख सकते। मुझे पढ़ाते हुए 22 साल हो गए हैं और रोज फिजिक्स सीखता हूं, तो ये कोई नहीं कह पाएगा कि फिजिक्स एक दिन या 2 दिन या 4 दिन की बात है, हम पढ़ेंगे और आ जाएगी। फिजिक्स ऐसी नहीं है, रोज सीखना पड़ता है, रोज नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं। मेरी बातें सुन के डर लग रहा है तो डर अच्छा है, डरो, डरोगे तो सीखोगे। ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी नहीं डरना है, ज्यादा डरे तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। हिम्मत रखिए, आराम से चलिए, बड़े कॉन्सेप्ट्स इजी वे में सिखाऊंगा मैं, सुशील कुमार। ठीक है, तो शुरू करें। पहला पॉइंट हमारे लिए आता है फॉर्मेशन ऑफ लॉज। फिजिक्स के लॉ बनते कैसे हैं, बात ये आई। ठीक, आपने कभी जिंदगी में चेस खेला है? तो ठीक, नहीं खेला है, मान लो आप में से बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने चेस खेला नहीं है, देखा है, कईयों ने देखा भी नहीं। अब ऐसे इमेजिन करो कि एक आप हम में से कोई है जिसको चेस के बारे में ABCD कुछ नहीं। ठीक, उसके 2 साथी चेस बोर्ड का गेम देखने बैठे हैं। आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, 8 बाई 8 का बोर्ड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और 8। अगर 8 बन गया तो ठीक, कोई कमी आई तो आप समझ लीजिएगा 8 बाई 8 का बोर्ड बनाना चाहते हैं। पर्पस आपको सिखाना है, मुझे 8 बाई 8 का बोर्ड नहीं बनाना है। ठीक, अब सोचो एक गेम चल रहा है, एक गेम चल रहा है, आप लोगों को चेस के बारे में थोड़ा ही पता हो, उसमें बहुत सारे होते हैं, ऊंट, घोड़ा, हाथी, राजा, रानी, है ना, प्यादे, बहुत सारे लोग होते हैं। अब उसमें से किसी को गेम का पता नहीं, वो गेम देख रहा है, उसने देखा प्यादा सीधा चला, फिर देखा, फिर प्यादा सीधा चला। उसके दिमाग में ओहो ये जो आगे छोटे छोटे, अब नाम तो जानता नहीं वो, तो ये समझेगा ओहो जो ये आगे छोटे छोटे हैं ये हमेशा सीधे चलेंगे, क्योंकि वही ऑब्जर्वेशन है उसकी। वो देखेगा राजा को धीरे धीरे चलता हुआ, वो देखेगा रानी को कहीं भी भाग रही है, वो देखेगा घोड़े को 2 सीधे 1 टेढ़े 2.5 घर चलता हुआ। वो जिन जिन का ऑब्जर्वेशन करेगा
वो सोचो, अगर वो सीखना चाहता है तो वो उसको दिमाग में जोड़ता जाएगा, सोचता जाएगा। हो सकता है सीरियस गेम प्लेयर हो या सीखना चाहता हो तो पेज पे लिखना शुरू कर देगा, जो जो ऑब्जर्व करेगा उससे लिखेगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे आपने बोला ना न्यूटन्स लॉ, कभी सुना होगा आपने, सेब गिरा न्यूटन ने लॉ निकाला, ऐसे कैसे यार? सब देखते हैं, हाँ, लेकिन सब देखते तो हैं, लेकिन कोई कोई उसमें सीरियस होता है जो उसके बारे में पढ़ने लगता है। तो सेम वे में मान लो सीरियस आदमी है, वो पूरे गेम को देख रहा है, वो देख के अपने लिए एक रूल बनाना शुरू कर देगा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, अपने दिमाग में ऑब्जर्वेशन के बीच। वो शर्म भी आ रही है उसको, वो पूछना भी नहीं चाहता किसी से कि भाई ये गेम कैसे खेला जा रहा है, लेकिन वो समझना चाहता है, वो गेम के रूल्स लिख रहा है जो उसके दिमाग में आ रहा है कि ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है। पूरा गेम समझने के बाद उसको लगा ओहो अब तो मुझे गेम आ गई, मिस्टर पिंटू चलो मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। अब पिंटू को बैठाया इधर, खुद बैठा इधर, इसने जो जो ऑब्जर्वेशन करी हुई थी, जो इसने रूल बना रखे थे, उस रूल के बेसिस पे इसने गेम शुरू किया। लेकिन उसने देखा अरे ये क्या हुआ, वो तो प्यादे को यहां से चलाया यहां, दूसरे वाले ने यहां से उठ के यहां काट दिया। उसके दिमाग में आएगा ये सब क्या हुआ भाई, मैंने सुन रखा था सब सीधे चलते हैं। सामने वाले ने बोला, पिंटू ने, भाई साहब ऐसा नहीं है, प्यादा काटता उल्टा है। तो उसका दिमाग खुला, ओहो मेरा तो कुछ गलत हो गया, रूल नंबर 2 गलत। फिर वो सोचना शुरू किया, अच्छा फिर कोई और चाल चली, पता चला किसी और ने जो उसके दिमाग में रूल बनाया था इसने, पर रूल के अगेंस्ट कुछ चला गया, फिर उसका एक रूल कट गया, अरे ये भी कट गया। अब सामान्य तौर पे हम लोग करते क्या हैं, एक सामान्य आदमी होने के नाते हमें लगता है हमारी कोई बात काट दी जाती है तो हमें बुरा लगता है, हमें लगता है यार मैंने कहा और मेरी बात आपने मानी नहीं, आप तो बहुत बुरे आदमी हैं। पर फिजिक्स का जब लॉ बनता है तो हम इस चीज को शुभ संकेत मानते हैं, हम मानते हैं बिल्कुल अच्छा हो रहा है, जो कट रहा है ना बिल्कुल सही है। क्यों? मेरी जितने गलत गलत विचार थे, जितने बारे में मैंने सोच रखा था कि ये गलत है या सही है, रूल्स बनाए हुए थे, वो सब टाइम के साथ कटते चले जाते हैं। 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, ऐसे। तो होता क्या है कि आपने पहली बार में किया ऑब्जर्वेशन पूरे गेम का, ठीक, ऑब्जर्वेशन करके आपने बनाया एजम्पशन, बहुत सारे एजम्पशन करे, ये रूल वो रूल वो रूल, आपने पूछा थोड़ी। अब मान लो यहां तो पिंटू है, उससे पूछ लिया, भगवान से पूछने जाओगे क्या कि हवा कैसे बह रही है, पानी कैसे चल रहा है, पानी की स्पीड कितनी है, ये भगवान तो नहीं बताएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक अपना रूल बना लेते हैं। तो आपने किया एजम्पशन। अब मान लो ऐसे सोचो, रिवर बह रही है, रिवर का फ्लो तुम्हें जानना है, कैसा बिहेवियर करती है वो जानना है। तो आपने क्या करा कि अगर आप नदी में एक्सपेरिमेंट करने जाओगे ना तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप गलती करो। क्यों? क्योंकि वो ओपन एटमॉस्फेयर है ना, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर नहीं है, वो अपने हिसाब से बिहेवियर करेगा, आप उसमें परफेक्ट नहीं कर पाओ। तो आपको करना क्या होगा, जैसा रिवर है सेम तरह का एक ऑब्जर्वेटरी मॉडल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। बड़े हो जाओगे जब पीएचडी वगैरह में जाओगे तो वहां समझ में आएगा, एक मॉडल बनाया जाता है, उस मॉडल को लैब में लाते हैं। लैब क्योंकि वो मेरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, हम अपने हिसाब से उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो हम वहां पे अपने चेंजेस कर करके बार बार एक्सपेरिमेंट करके जितने एजम्पशंस हैं हम कोशिश करते हैं कि हमारे एजम्पशंस कटते जाएं। हमने 100 एजम्पशन बनाए, हम खुद चाहते हैं कि हमारे एजम्पशंस कट जाएं, 1 कटा, 2 कटा, 3 कटा, 4 कटा, क्योंकि जितने एजम्पशंस कटते जाएंगे हम उतने ज्यादा क्लोज होते जाएंगे लॉ के, कि भाई अब तो लॉ मिल ही जाएगा। हो सकता है सारे के सारे कट जाएं, लोगों की लाइफ बीत जाती, लॉ नहीं बनता। लेकिन चलो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, मान लो कटते कटाते सारे कट गए, 1 बच गया या 2 बच गए, तो जो 2 बच गए समझो वो 2 मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट हैं, सबसे ज्यादा परफेक्ट रिजल्ट की ओर यही 2 जा रहे हैं, बाकी सब तो कट गए। लेकिन मुझे जितनी ऑब्जर्वेशंस मिली, जितनी मैंने एक्सपेरिमेंट किए, उनके बेस पे ये 2 बच गए हैं, बाकी सब ठीक। फिर अपने साथियों में भी किसी से भी बोल सकते हैं कि भैया एक बार दोबारा तुम करके देखो, हो सकता है मेरे से ना आ रहा हो। उन्होंने भी चेक किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये 2 तो ठीक लग रहे हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन के बेस पे ठीक लगते हैं वो कहलाते हैं प्रिंसिपल। वो क्या कहलाते हैं बेटा? प्रिंसिपल। बोलोगे ये क्या है प्रिंसिपल? इसका एग्जांपल समझा। कभी हमने सुना होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सुना है? आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज क्या कहते हैं? आर्किमिडीज कहते हैं कि जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर पार्शियली या
कंप्लीटली इमर्ज करते हैं, सबमर्ज करते हैं, तो उसके वेट में कमी आती है। लैंग्वेज पे ध्यान देना, लैंग्वेज पे ध्यान देना। उन्होंने क्या कहा, जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर कंप्लीटली या पार्शियली सबमर्ज करते हैं तो उसके वेट में कमी आती है, और ये कमी उसने जितनी लिक्विड डिस्प्लेस करी होती है उसके वेट के बराबर होती है। ठीक है, इनकी पूरी लैंग्वेज में आप अगर ध्यान से इनकी लैंग्वेज को देखें तो समझ में आता है कि सामने वाला कोई चीज ऑब्जर्व करके वही बता रहा है, जो उसने देखा है वो बता रहा है कि भाई अगर हम पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज करेंगे तो उसके वेट में कमी आ जाएगी, और वो कमी उतनी ही होगी जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया हुआ है। ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट किया होगा उसने और ये ऑब्जर्व किया होगा, तो वो बना, दैट इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसको बोला गया प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल मैनेज करता है, वो मैनेज कर रहा है कि ऐसा मैंने देखा है कि ये होता है तो ये होता है। ठीक, अब मैं लॉ का एग्जांपल देता हूं। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है कि मान लो ये रहे दो पार्टिकल, एक है मास m1, दूसरा है मास m2, और बीच की सेपरेशन है r। ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा एक मास रहा m1, एक रहन m2, और दोनों के बीच की सेपरेशन है r, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? इनके बीच में लगने वाला फोर्स, न्यूटन ने कहा अगर ये मास यहां, ये मास यहां, ये डिस्टेंस r, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। वर्ड इज इंपॉर्टेंट, उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। इनके कहे गए लैंग्वेज में अथॉरिटी दिखती है, वो एक अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं कि यही होता है, यही होगा। जब आप किसी बात को विद अथॉरिटी बोलते हैं तो दैट बिकम लॉ, दैट बिकम लॉ। तो समझ में आ गया प्रिंसिपल में और लॉ में क्या अंतर है? प्रिंसिपल होता है ऑब्जर्वेशन बेस, एक्सपेरिमेंट वहां भी करा हुआ आपने, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन बेस है, फाइनल ऑब्जर्वेशन है आपकी, तो वो बनता है प्रिंसिपल। और जब उसी प्रिंसिपल को आप मैथमेटिकली किसी रिलेशन में बांध देते हैं तो वो आपकी अथॉरिटी हो जाती है, अथॉरिटी बोली जाती है लॉ। तो जाके फिजिक्स का बनता है लॉ। मेरी बात आ गई? दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। पहली बार में ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट इज एजम्पशन। ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिर एजम्पशन लिख रहे हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, बहुत सारे एजम्पशन लिख दिए। ठीक, एजम्पशन हो गया। एजम्पशन के बाद हम एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल को लैब के अंदर रखेंगे और उस पर अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करोगे, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आपके फेल होते जाएंगे, फेल होते जाएंगे, फेल होते जाएंगे। लास्ट में एक या दो या चार आपके बचेंगे, उसको भी फर्दर कोशिश करेंगे और फिल्टर करें, और जितना मिनिमम हो सके वो बचे, वही आपके लिए क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल का। और जब इस प्रिंसिपल को मैथमेटिकल रिलेशन में बांध देंगे, बना देंगे, तो वो बनेगा लॉ। क्योंकि वो आप जब लैंग्वेज यूज करते हो, न्यूटन ने बोला 2 पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बाप रे, सांस फूल गई यार। उनके मासेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतने कॉन्फिडेंट होके वही बोल सकते हैं जिसने पूरी जिंदगी खपा दी हो, बहुत सीरियस देखा हो और उसको पता हो कि इसके अलग कुछ हो ही नहीं सकता, तभी वो इतनी अथॉरिटी से बोलता है। इसीलिए इसको बोला जाता है लॉ। मेरी बात समझ गए? पूछा कहीं नहीं जाता, ये चीज नहीं पूछी जाती, लेकिन इंट्रोडक्शन है ना, तो बताना पड़ेगा लॉ कैसे बनता है, फिजिक्स क्या होती है। आपको दो बातें समझ में आ गई? परफेक्ट, चलो शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट इज, अब जब आपने फिजिक्स सीखी तो आपको पता होगा फिजिक्स की बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी क्वांटिटी? अब क्वांटिटी में ले लो, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है, इंपल्स है, इनर्शिया है, हीट है, ग्रेविटी है, बहुत सारे हैं। किन किन को बोलें? दुनिया फिजिकल वर्ल्ड से, जब फिजिकल वर्ल्ड ही है तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होंगी। अब उतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी को हमारे लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको पता है ना, हर एक क्वांटिटी को इंडिविजुअली अलग अलग करके पढ़ो, ये इतना आसान होता तो है नहीं। कहने के लिए तो हमारे से टीचर कहते हैं बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन उतना याद बात नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसे याद करने के लिए, आपको आसान बनाने के लिए हम करते क्या? इसकी क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं? इसकी क्लासिफिकेशन।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या चीज है, ये क्या बवाल है यार, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो सर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान लीजिए, मैं यहां पे डेफिनेशन इसकी लिख दे रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटी ये वो क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट हो सकता है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकें, जिसकी मेजरमेंट हो सके, जिसकी मेजरमेंट हो सकेगी वो क्या कहलाएगी हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी। क्या आप आत्मा सोल का मेजरमेंट कर सकते हैं? बोलेंगे नहीं सर, वो कैसे करें। क्या भूत प्रेत का मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं सर, वो भी नहीं हो सकता। तो जिसका आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे वो फिर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिसका मेजरमेंट हो सकता है, सिर्फ फिजिक्स कहता है वही फिजिकल क्वांटिटी है, और कोई फिजिकल क्वांटिटी होती ही नहीं। सर बहुत सारे लोग हैं जिनका मेजरमेंट नहीं होता। हाँ, जिनका मेजरमेंट नहीं होता उनका नहीं है। सर हम स्पेस का मेजरमेंट नहीं कर सकते। अबे कहाँ स्पेस में चले गए तुम, पहले जमीन पे रहो। जितनी चीजें हैं जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो हमारी कहलाएगी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कौन, जिनका हम मेजरमेंट कर सकें। ठीक है, अब आ जाइए, यहां तक लिख लिया, रोक के स्लाइड लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो हम समझ गए जिसका मेजरमेंट हो सके। अब जिसका मेजरमेंट हो सके उनकी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के लिए भी ना हमारे पास कई रूल हैं, कम से कम 2 रूल को तो मैं ही जानता हूं, और भी रूल होंगे, सारा फिजिक्स तो मैं जानता नहीं, पर 2 रूल आपके लेवल पर हैं। वो दोनों रूल में से एक रूल मैं समझाता हूं। देखो फिजिकल वर्ल्ड को या फिजिकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन, बोलोगे ये क्या बवाल है सर, एजम्पशन क्या बवाल है। अरे हमने माना यार कि हम राजा हैं, हमने माना हम दुनिया के सबसे बड़े टीचर हैं, क्या कर लोगे। ठीक है, तो हम मान सकते हैं, कोई भी आदमी मान सकते हैं तुम दुनिया के सबसे स्मार्ट आदमी हो या दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, उसको कौन रोक सकता है, मानो। तो सेम वे में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपने एज्यूम कर लिया है, मान लिया है कि एक तो फंडामेंटल है और एक डिराइव। बोले सर हमारे मानने से हो जाएगा, तुमने अपने आप को हल्के में ले रखा है क्या, तुम मानोगे तो होगा क्यों नहीं। लेकिन बात यह है कि तुम मानोगे तो तुम्हारे लिए होगा, दूसरों के लिए नहीं होगा, दूसरों के लिए तो उसका माना हुआ होगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर इसमें तो लड़ाई हो जाएगी, मैं मानूंगा कुछ और दूसरा मानेगा कुछ और, ऐसे कैसे बात चलेगी। बिल्कुल ठीक है, अब मेरी कही गई बात कुछ और, तुम्हारी कही गई बात कुछ और, तीसरे कही गई बात कुछ और, यहां लड़ाई तो हो सकती है यार। बिल्कुल सही है, क्या करें यार, लड़ाई रोकना यार, कुछ तो करो यार। तो एक तरीका है हमारे पास बहुत जबरदस्त, क्या, हम में से जो चौधरी है, चौधरी जिसको हम मानते हैं, मैं भी मानूंगा, आप भी मानोगे, दुनिया के और लोग भी मानेंगे, जो चौधरी है उसकी बात उसी के पास जाते हैं, वही बोलेगा जिसको, उसको हम मान लेंगे फंडामेंटल। वो जिसको कहेगा फंडामेंटल नहीं है उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये लोग गए चौधरी साहब के पास। चौधरी कौन है, साइंस के साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनको वर्ल्ड में जाना जाता है, उनके पास ही गए। उनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप के पास गए और ग्रुप ने डिसाइड किया कि देखो भाई साहब लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत प्लीज, इसका सोल्यूशन अभी देते हैं। हाँ सर बोलो। क्या सर, फंडामेंटल क्वांटिटी समझो, जिसको हम बोलेंगे पहले वही होगा, वही फंडामेंटल है। क्या मतलब सर, सर फंडामेंटल वो जिसको उस बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बोला, जिनके उतने बड़े कोर्ट कचहरी ने बोला कि ये फंडामेंटल है। सर उनका कोई रूल है? नो रूल सर, कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा आपको मानना पड़ेगा, उन्होंने कहा ये फंडामेंटल है, मानेंगे फंडामेंटल है, वो बड़े लोग हैं भाई, मानना पड़ेगा। तो आप अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहो तो क्या बोलोगे, बोलोगे these are the base quantities on the basis of which other physical quantities can be derived, जिसके बेस पर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव होती है। बेस क्वांटिटी है ये, कैसी क्वांटिटी बेटा, बेस क्वांटिटी है। these are the base quantities, इसके बेस पर आप दूसरी क्वांटिटी को डिराइव करते हो। मतलब आप जैसे मकान बनाते हो ना, तो मकान की एक फाउंडेशन होती है। क्या आप फाउंडेशन में रहते हो क्या, नहीं ना, फाउंडेशन में कोई नहीं रहता, लेकिन बिना फाउंडेशन के घर भी नहीं बनता, मानते हो ना ये बात। सेम वे में ये फंडामेंटल है, बेस क्वांटिटी है, इनके बेसिस पर आप दुनिया की दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं, इन्हीं को बोले जाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, जल्दी से बिना टाइम गंवाए जल्दी से इसे नोट करो, फर्स्ट क्लास, बढ़िया।
और अब मैं फिजिकल वर्ल्ड में फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम बोलता हूं कि भाई किनको इन्होंने बेस क्वांटिटी बोला। अब सारे तो फंडामेंटल नहीं होंगे ना, और सारे डिराइव्ड भी नहीं होंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी इन्होंने बोला वो है, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, ध्यान रखिएगा। दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, चौथी फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, ठीक है, पांचवी फिजिकल क्वांटिटी है करंट, छठी फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सर ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हमने सुना नहीं सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में मैंने अपनी जिंदगी में क्वेश्चन देखे ही नहीं, इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए। फिर भी आपको समझाने के लिए कह सकता हूं कि जो बल्ब है, ट्यूब है, इनकी जो चमक होती है ना, इसको ही हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी समझ, ठीक है। इसके क्वेश्चन वगैरह नहीं आते, नाम है याद कर लो कौन कौन से, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके अलावा दो और क्वांटिटी हैं, इसके अलावा दो और क्वांटिटी हैं, वो लिख देता हूं, जगह यहां नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूं। आठवीं क्वांटिटी है एंगल और नौवीं क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। फिर क्वेश्चन आएगा, सर 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 एक मिनट सर एंगल तो समझ गए, पढ़ा हुआ है, हमारे सर ने पढ़ाया था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन सर ये सॉलिड एंगल क्या है? तो भाई साहब सॉलिड एंगल के लिए आप जो मुझे देख रहे हैं ना अपने स्क्रीन पे, आप मुझे 2D में देख रहे हैं कि 3D में देख रहे हो? देख 2D में रहे हो तो तुम मेरी लंबाई देख रहे होगे, चौड़ाई देख रहे होगे, लेकिन मेरी मोटाई नहीं देख पा रहे हो। जब आप मेरे तीनों डायमेंशंस देख पाओगे ना, तो ऐसा देखते समय आंखों के अंदर एक एंगल बनता है। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में लगी हुई चीजों को अगर आप देखें तो किसी भी चीज को देखेंगे तो दिमाग आपका 3D इमेज बनाता है। सर दिमाग में नहीं बनता है, आंखों में बनता है। यही तो धोखा है बेटा, यही संसार है। जो दिखता है वो होता नहीं है। हमें लगता है कि आंखें देखती हैं, आंख तो सिर्फ मीडियम है, देखता तो दिमाग है। तो दिमाग क्यों सर, कैसे कैसे बताता हूं। सपने देखते हो क्या खुली आंखों से देखते हो? सर मैं तो खुली आंखों से देखता हूं। पता नहीं, मैं तो बंद आंखों से देखता हूं, और जब मैं सो जाता हूं तो मैं सपने देखता हूं। आंखें बंद होती हैं, लाइट भी नहीं होती, फिर भी सपने आ रहे होते हैं अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। तो सपनों के लिए कौन देख रहा है? क्या आंखें देख रही हैं? नहीं, कौन देखता है? दिमाग। समझ गए? तो जो सॉलिड एंगल है किसी 3D बॉडी का, पूरी कहानी से हटके अपने सब्जेक्ट पे आए, किसी सॉलिड बॉडी का देखते समय उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई देखते समय जो एंगल बनता है दैट इज सॉलिड एंगल। डिटेल इसकी जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो बहुत बढ़िया वीडियो वो भी होगा, सॉलिड एंगल पर बेस बढ़िया वीडियो डाला है, आप उसे देखिएगा जरूर, मजा आएगा। तो आपके पास एंगल, सॉलिड एंगल, इन दोनों को फिजिक्स वाले लोग इनको अलग से नाम दे देते हैं। इनका ये दो है ना, इनके अलावा एक तीसरा, इसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या बोला जाता है बेटा? इनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। दो को, ये सब फंडामेंटल हैं। कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारे के सारे फंडामेंटल हैं। फंडामेंटल में मैं इन दोनों को भी लिख रहा हूं, लेकिन ये अलग से सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कही जाती है। कई बुक्स इनको अलग से पढ़ाती हैं, मैं इनको फंडामेंटल में ही बोलता हूं। तो कुल मिला के आपके पास 9 क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री। उम्मीद है पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है। मैं स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब डायमेंशन क्या है वो समझते हैं। सर देखो, लैंग्वेज तो पता नहीं क्या है फिजिक्स की, मैं उतनी फिजिक्स का लैंग्वेज नहीं जानता, मैं तो फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा सीखता हूं, वही मैं आपको बताता हूं। देखो सर, डायमेंशन मेरे हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन जिसको पूरी दुनिया माने वो कहलाएगी डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर फंडामेंटल के बारे में बात हो रही है तो डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। मिस्टर सुशील को हम एसके लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन है, एसके लिखा हुआ है, समझ में आ गया मिस्टर सुशील कुमार है, समझ में आ गया। आपका शेड्यूल आएगा, शेड्यूल में लिखा आएगा एसके सर की क्लास है, एसके, तो एसके से समझ में आएगा सुशील कुमार की क्लास है, फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक।
इसी तरह से हर एक का एक स्टैंडर्ड एज वो बना दिया गया साइन कि भाई इसको यही है और यही मानेंगे, पूरी दुनिया इसी को मानेगी। जैसे मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास फंडामेंटल कौन कौन से हैं, दोबारा से बोलो फंडामेंटल कौन कौन, साथ साथ जोर जोर से बोलो, अपने कमरे में बैठ के जोर जोर से मेरे साथ बोलो। पहला है मास, चिल्ला के बोलो, बिल्कुल पड़ोसियों को पता चल जाए तू पढ़ रहा है। पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, वेरी गुड। पांचवा सर वो करंट, इलेक्ट्रिक करंट कह लो। छठवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आठवां एंगल और नौवां सॉलिड एंगल। परफेक्ट। अब तो तुम रट गए कौन कौन से, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंगल, सॉलिड एंगल, सब सीख गए यार। बहुत है, इतना क्या करोगे, धीरे धीरे सीखो। मास, अब देखो इसका साइन क्या है। मास रिप्रेजेंटेशन है इसका कैपिटल एम। सुंदर सुंदर लिखना, मेरी हैंडराइटिंग खराब है पर तुम तो सुंदर हो तो सुंदर लिखना। मास एम, लेंथ एल, टाइम टी, टेम्परेचर के। कुछ लोग थीटा से भी लिखते हैं, झगड़ा उनसे भी नहीं करना, उनकी मर्जी। वैसे लिखा के से जाता है, मैक्सिमम लोग के से लिखेंगे। करंट ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी से लिखते हैं, कुछ लोग सी डी से भी लिख देंगे, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं, हमें लिखो कोई बात नहीं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये लिखा जाएगा मोल। और ये ध्यान रखना, आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट जरूरी है। अगर केवल एम लिखोगे और अभी तुम सीख रहे हो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ ये एम क्या है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ समझ में आता है, ये डायमेंशन लिखा जा रहा है और कुछ नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट से सामने वाले को समझ में आता है लड़के ने डायमेंशन लिखा हुआ है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, शुरू में तो लगाना, ठीक है। ये हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखो मामला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का। एंगल, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन नहीं है, हाँ, डायमेंशन मत समझना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। सॉलिड एंगल, कोई डायमेंशन वगैरह नहीं है। तो हमारे पास ये 7 क्वांटिटी के तो डायमेंशन है, एंगल और सॉलिड एंगल के कोई डायमेंशन नहीं है। झटपट इसे लिखो, छाप लो इसे तुरंत, पॉज करिए, स्क्रीन पॉज करो, फटाफट इसे लिखो, ठीक। चलो आगे, शाबाश। नेक्स्ट, अब आपके पास लॉज आ चुके, लॉ पे आ जाते हैं। हमने अब तक पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन कौन से बेटा, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, बोलना शुरू करो मेरे साथ साथ। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंगल और सॉलिड एंगल। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, वो सारे कैपिटल हैं, एल से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। करंट को किससे, ए से। टेम्परेचर को किससे, के से या थीटा से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी या सी डी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से। और एंगल का क्या होता है यार, सर एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। सॉलिड एंगल कोई डायमेंशन नहीं होता सर, उसकी तो फिक्र ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, शाबाश, अब तुम हो गए परफेक्ट, बढ़िया वाले स्टूडेंट। सीरियसली सीखो, लॉ ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा हुआ है तुमने, कहां सर, अलजेब्रा में। कैसे, दिखाता हूं। तुम बताओ, एक्स में एक्स जोड़ सकते हो क्या, एक्स वेरिएबल है या कांस्टेंट, सर वेरिएबल। एक्स में एक्स जोड़ सकते हैं, हां सर, कितना आएगा, सर 2x, बहुत बढ़िया। एक बात और बताओ, केजी में केजी जोड़ सकते हैं क्या, केजी किलोग्राम, किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ सकते हैं, सर बिल्कुल किलोग्राम आएगा। कोई कहेगा नहीं सर 2 किलोग्राम आएगा, अरे बच्चा ये यूनिट है, यूनिट में केजी को केजी जोड़ोगे, मीटर में मीटर जोड़ोगे तो कहोगे कि मीटर स्क्वायर या 2 मीटर, वहां लंबाई थोड़ी बताई जा रही है, यूनिट जोड़ा जा रहा है ना। तो केजी में केजी जोड़ोगे तो केजी आएगा, केजी में मीटर जोड़ोगे तो, अरे सर क्या बात कर रहे हो, केजी मीटर थोड़ी जोड़ सकते हैं, क्यों भाई, वैसा केजी मास का है, मीटर लेंथ का है, ऐसे कैसे जोड़ दोगे सर, नहीं जोड़ सकते। बहुत बढ़िया सर, केजी में मीटर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल करो।
केजी में मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, केजी में मीटर डिवाइड हो जाएगा, चलेगा, लेकिन केजी में मीटर जोड़ा नहीं जा सकता। समझ गए? बिल्कुल। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो ये तुम्हारे पास है मीटर और ये तुम्हारे पास है कुछ भी और ले लो, केल्विन, टेम्परेचर वाला। मीटर को केल्विन से नहीं जोड़ सकते, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनके डायमेंशंस अलग अलग हैं, आप नहीं जोड़ पाएंगे, घटा भी नहीं पाएंगे। कल को आप कहें कि मीटर में से केल्विन घटा लें, क्या सर ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है सर, प्लीज सर बता दो, पॉसिबल क्या है? इतना गोल गोल मत घुमाओ सर, साफ साफ बता दो पॉसिबल क्या है। तो सर बेटा पॉसिबिलिटी सिर्फ ये है कि ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। रूल इज only same dimensions can be added or subtracted and the result will be the same dimension. Result will be the same dimensions. केवल हम same dimensions को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं और उनका रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम डायमेंशन आएगा। क्या मतलब हुआ? देखो पहले इसे लिख लो, रोक के अभी लिख लो फटाफट, शाबाश, फटाफट लिखो। लिख लिया? परफेक्ट। अब चलो मैं समझाता हूं इसे। आपने कहा केवल सेम डायमेंशंस को सेम डायमेंशन के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि L में L को आप जोड़ सकते हैं, वैल्यू आएगी 2L, 9L। यस, ऐसे ही M में M को घटा सकते हैं, वैल्यू क्या आएगी 0, 9 क्या आएगी M। M में M स्क्वायर को जोड़ सकते हैं, सही या गलत? जल्दी से कमेंट में बताइए, सही है गलत है? नहीं कर सकते, m और m स्क्वायर अलग अलग डायमेंशंस पहुंच गए, नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। आप केवल सेम डायमेंशंस को ही जोड़ या घटा सकते हैं और उनका रिजल्ट भी सेम डायमेंशन आएगा। इतनी बात याद रखिए, काम आपका पक्का होगा। पेपर, स्कूल पेपर घोर इंपॉर्टेंट। साथ इसके मेंस के क्वेश्चन इतने आते हैं, अभी जब ये चैप्टर कंप्लीट होने को होगा टॉपिक, तब मैं आपको मेंस में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस, एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस ऐसे ऐसे करके करेंगे। बिल्कुल देखते देखते क्वेश्चन झट झट सॉल्व होगा। शर्त ये फुल फोकस के साथ सीरियस वे में पढ़िए। वीडियो एक बार में न समझ में आए, दूसरी बार में, तीसरी बार में बार बार रिवाइंड करके देखिए, सीखिए। कोशिश कर रहा हूं मैं स्लो चलने का, आप आराम से सीखिए। और आप तो वीडियो देख रहे हो, आप आराम से चीजें कर सकते हो, ठीक है? चलिए अब मैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी से बाहर जा रहा हूं और अगले वाले टॉपिक पे आता हूं। बात आई डिराइव्ड क्वांटिटी। ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या वो वाले भाई, व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी? तो डिराइव्ड के बारे में समझिए। जितनी आपने 9 फिजिकल क्वांटिटी सीखी हैं, कौन कौन सी, फिर से रिपीट करो मेरे साथ साथ। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंगल और सॉलिड एंगल, 9 पूरे हो गए। ये इन 9 को छोड़ के 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 20वां, 1 लाखवां, जितने भी हैं सबके सब क्या हैं, डिराइव्ड। दुनिया में इन 9 को छोड़ के जितने बचे सबके सब डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है? समझ में आ गया? तो इसका मतलब आप जो भी 9 के अलावा 10वां आपके दिमाग में आ रहा है, समझो वो डिराइव्ड है। जैसे समझाता हूं। मान लो तुम्हारे पास टर्म आया, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं डिराइव्ड की। लिखेंगे दीज क्वांटिटीज, या ऐसे बोलो, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के बेसिस पर डिराइव होती हैं को बोला जाता है फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी। जो फंडामेंटल की बेसिस पर डिराइव होंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, डिराइव्ड क्वांटिटी। जो फंडामेंटल के बेसिस पे डिराइव होंगी क्या बोलेंगे उसको, डिराइव्ड क्वांटिटी। 9 को छोड़ के दुनिया की जितनी क्वांटिटी सबके सब डिराइव्ड है। रिपीट कर रहा हूं, मैं अपनी बातें बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। चलो, डिराइव्ड क्वांटिटी जैसा मैंने बताया बहुत सारी क्वांटिटी हैं, मैं उनमें से कुछ 10-5 फेमस क्वांटिटीज मैं आपको बोल रहा हूं विद फॉर्मूला। चैप्टर का पर्पज ये होता है कि इसी बहाने आपको डायमेंशन तो सीखने को मिलेगा ही, साथ में बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे जो फिजिक्स में अंदर जाके दोबारा पढ़ाए जाएंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो हम 11th में आगे एडवांस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, या वो 12th के पार्ट के हैं, लेकिन डायमेंशन अभी पढ़ेंगे ताकि उस बहाने हमें बहुत सारे ढेर सारे फार्मूले आ जाएंगे।
ढेर सारे रिप्रेजेंटेशंस आ जाएंगे, हम सीख जाएंगे कई सारे फॉर्मूले। फिर चैप्टर के अंदर जब घुसेंगे फिजिक्स में तो डिटेलिंग उनकी आएगी। ठीक है, चलो परफेक्ट। अब हम आ जाएं, शुरू करते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी में से पहली क्वांटिटी, धमाकेदार शानदार, पहला वाला हमारे पास, पहले वाले का नाम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? बोलेंगे डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई। अब है तो रास्ते की लंबाई, लंबाई है ना भाई, तो लंबाई होगी, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? डिस्टेंस का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। आपने बोला लेंथ ऑफ पाथ, तो लंबाई है, तो डायमेंशन लंबाई का होता है एल, तो वही डायमेंशन डिस्टेंस का। यही चीज आप डिस्प्लेसमेंट के लिए भी बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? आगे मोशन वाले चैप्टर में इसकी डिटेल आएगी, लेकिन आपने 9th लेवल पर पढ़ा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, तो चूंकि ये भी फिर से क्या हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन आपने क्या पढ़ रखा है? एल, तो फिर इसका भी डायमेंशन होगा एल। मैं सीधे लिख देता हूं, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये होगा एल। मेरे इस एग्जाम्पल से, पहले ही 2 एग्जाम्पल से एक बात साबित हो गई कि एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन हो सकता है। आप यहां देखिए एग्जाम्पल में, डिस्टेंस इसका डायमेंशन एल, डिस्प्लेसमेंट इसका डायमेंशन भी एल। तो मतलब एक से ज्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटी हैं तो उन दोनों के डायमेंशन सेम हो सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आइंदा आप कई सारे और एग्जांपल्स लूंगा जिनमें से जिनके डायमेंशन सेम हो उनको एक साथ लिखूं, क्योंकि क्वांटिटी बहुत है, कितनों को हम याद कर पाएंगे। तो अगर मैं 1 2 3 का ग्रुप करने लगूंगा तो आपको सीखना याद करना आसान पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे वाले पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलें, नेक्स्ट पे आइए। अगला आया एरिया। एरिया का फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले हैं सर, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, लेंथ इंटू विड्थ, जो फॉर्मूला लेना है लीजिए। एरिया का कोई भी फॉर्मूला लेंगे डायमेंशन सेम आएगा। समझाता हूं कैसे। ये रहा एरिया का, मैं एक फॉर्मूला ले रहा हूं, लेंथ इंटू विड्थ। अब आप लंबाई का यूनिट अगर बोलें तो यूजुअली हम लंबाई की यूनिट बोलते हैं मीटर या किलोमीटर, विड्थ का यूनिट भी मीटर या किलोमीटर, मतलब दोनों ही लंबाइयां हैं। भले ही हम समझाते हैं कि ये विड्थ है ये लेंथ है, पर एक्चुअल में दोनों ही लेंथ। ठीक है, तो लेंथ का डायमेंशन एल, विड्थ का भी डायमेंशन एल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल डायमेंशन आएगा एल। जल्दी वॉल्यूम पे चलते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, डायमेंशन क्या आएगा? एल क्यूब। कैसे सर? समझा देता हूं। लंबाई का डायमेंशन एल, चौड़ाई का डायमेंशन एल, हाइट का डायमेंशन एल, तीनों को मिला के बना एल क्यूब। फिर आ जाइए, अगला टर्म पढ़ा होगा आपने डेंसिटी। पढ़ा है सर? पढ़ा तो है, थोड़ा थोड़ा आता है। बोलो डेंसिटी का फॉर्मूला, अपने आप बोलो, सुन तो नहीं पा रहा, ईमानदारी से अपने मन में बोलो डेंसिटी का फॉर्मूला, और मैं लिख रहा हूं और मैच कराना सही है या गलत। ठीक है, डिस्टेंस और सॉरी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन एम, वॉल्यूम का एल क्यूब, फाइनल डायमेंशन। अब देखो डिनोमिनेटर में डायमेंशंस नहीं लिखे जाते, अब ये सब बताया ही नहीं जाता, पर प्रैक्टिस में है। डिनोमिनेटर में डायमेंशंस नहीं लिखे जाते, प्रैक्टिस में नहीं है। ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्या सर? गलत नहीं होगा, पर ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। आप इसे ऊपर लिखिए तो वैल्यू हो जाएगी ml टू द पावर -3। अब हमारे में से कोई होंगे हमारे साथी बोलेंगे सर अगर मैंने पेपर में ऐसा लिख दिया तो टीचर नंबर काट देंगे। बिल्कुल काटेंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा एजम्पशन नहीं मानेंगे, वो अपना एजम्पशन मानेंगे, इसीलिए लिखना आपको ऐसा ही। ठीक, अगले पे आ जाओ। डेंसिटी के बाद आ जाओ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आप में से सर मैं बताऊंगा, बताओ। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस यस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस इज एल, टाइम इज टी, डायमेंशन इज एल टी -1। आप रटते जाओ, बोलोगे सर ये क्या है सर? बेटा इसे रट जाओ, तैयार कर जाओ, पेपर में आएंगे। कितने? 2 क्वेश्चन मेंस में। पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं मेंस में? 25। इसमें से कितने आते हैं? 2। और आपने अब तक पढ़ा है, आपको समझ में आ गया चैप्टर हल्का है। इस हल्के चैप्टर में अगर 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं तो आप समझो
एक क्वेश्चन सही होना मतलब आप 20 बच्चों को पीछे छोड़ गए, 2 क्वेश्चन सही हुए मतलब आप 40 बच्चों को पीछे छोड़ दिया आपने कॉम्पिटिशन। तो धीरे धीरे एक 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 करके क्वेश्चन सीखते जाएंगे और आप मेंस के क्लोज होते चले जाओगे, आईआईटी के और क्लोज होते चले जाओगे। ठीक, आराम से सीखो। स्पीड, स्पीड के बाद आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी फिर से डायमेंशन सेम होगा। क्यों सर, कैसे? कि सर ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेक। डिस्प्लेसमेंट का हुआ L, टाइम का हुआ T, फाइनल वैल्यू इज LT माइनस 1। अगेन क्या बात है, परफेक्ट, शाबाश। एक बार अपने लिए और मेरे लिए ताली बजा लो, बजाओ, बहुत बढ़िया। समझ में आ गई? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, हमने इतनी सारी क्वांटिटी सीख ली जिनके डायमेंशंस निकालने आ गए। अब एक बार तरीका सीख गए ना, अब मैं 2-3 बोलता हूं, उसको आप अपने से ट्राई करो। मैं यहां लिखूंगा, आप पॉज करके खुद लिखना, फिर मेरा देखना कि क्या वो मैच कर गया। ठीक है, चलो अगला बोलता हूं मैं, पेज आगे बढ़ा लेता हूं, अगले वाले पे आ जाओ। अगला टर्म हमारे पास आएगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है बेटा? बोलोगे एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सर इसका क्या मतलब हुआ? और बताता हूं सर, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब तो ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलो या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दोनों बातें सेम है। चेंज इन वेलोसिटी, भैया वेलोसिटी में चेंज कर रहे हो ना, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, पढ़ा हुआ है 9th में, अपॉन टाइम टेकन, पढ़ा हुआ है 9th में। वेलोसिटी है वी, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन है LT माइनस 1, U का डायमेंशन LT माइनस 1 अपॉन टाइम टेकन T, LT माइनस 1 माइनस LT माइनस 1। लॉ ऑफ होमोजेनिटी से केवल सेम डायमेंशन को सेम डायमेंशन से घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं और उनका रिजल्ट सेम डायमेंशन आता है। सो वैल्यू विल बी LT माइनस 1 अपॉन T। सॉल्व करने पर आएगा LT माइनस 2। बोलो बजरंगबली की जय। सामने रहा रिजल्ट, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT माइनस 2, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT माइनस 2। इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा आपके पास। अगला फोर्स, फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। फटाफट पॉज करो, झटपट पॉज करो, इसे अपने आप लिखो, फिर मैं लिखता हूं, मैच करा लेना। मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT माइनस 2। फाइनली डायमेंशन इज MLT माइनस 2। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत यूज होगा। आप देखेंगे आगे के आने वाले फॉर्मूले में धुआंधार यूज हो रहा होगा ये डायमेंशन। सो ये बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2, फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT माइनस 2। ये एक्सेलरेशन है। कुछ बोलेंगे सर एक्सेलरेशन ऐसे नहीं लिखते, ऐसे, ये क्या लिख रखा है सर? बेटा अब मैं बड़ा हो गया हूं, बुढ़ा, बुढ़ा, तुम जवान हो, तुम पूरा लिखो, मैं थक जाता हूं, तो मैं इतना बड़ा न लिख के मैं सीधे ऐसे लिखता हूं, तो समझ में आता है एक्सेलरेशन है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये मेरा एक्सेलरेशन, ये मेरा फोर्स। अगला चलें, 2-4 और पढ़ लेते हैं, है ना। फॉर्मूले तो बहुत है, आपको पता है, फिजिक्स के कितने सारे डेराइव बताऊं, पर मैं यहाँ पे 2-4-5 और करा के आपको चाहता हूं कि आप तरीका सीख जाओ। फिर एनसीईआरटी में बुक खोलोगे, पीछे में बहुत सारे यूनिट एंड डायमेंशंस के पार्ट दिए हुए हैं, बहुत सारों के डायमेंशंस दिए हुए हैं, सीखो उसको। थोड़े ज्यादा हैं, आपको लगेगा ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे सीखोगे ना, आ जाएगा। क्वेश्चन आया था एक दिन क्लास में ऑफलाइन में, बच्चों ने पूछा सर इतने सारे याद करने पड़ेंगे? कि बेटा याद तो करने पड़ेंगे, लेकिन वो याद इतने मेहनत से नहीं करने पड़ते। आप क्वेश्चन करते हो, धीरे धीरे करते करते सीख जाते हो। दिखाता हूं कैसे। देखो यहां रहा वर्क, वर्क का फॉर्मूला सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मिस्टर चिंकी पिंकी समझ में आ रहा है? पिंको, भोलू, सबको समझ में आ रहा है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का, भाई प्लीज ऑफेंसिव मत हो जाना, मैं तो ऐसे मजाक में नाम ले रहा हूं, बुरा मत मानना कोई भी। फोर्स, फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का L, वैल्यू इज ML स्क्वायर T माइनस 2। क्या बात है, देखा। अब आ जाओ एनर्जी पे। असर एनर्जी कौन सी सर? काइनेटिक की पोटेंशियल। बेटा काइनेटिक पोटेंशियल के अलावा भी दुनिया भर की एनर्जी होती है, पर आपको एनर्जी माने एनर्जी समझना है। चाहे कोई एनर्जी बोलूं, कान में तेल डाल लो, सिर्फ सुनो एनर्जी, बाकी जो मर्जी वो बोलो, एनर्जी बोल रहे हैं ये। तो एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला कोई भी एक एग्जांपल ले लो, से काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला सुना हुआ है,
हाफ m इंटू वी स्क्वायर। हाफ इज अ नेचुरल नंबर ना, इनके नेचुरल तो नहीं कह सकता, पर हाफ इज अ नंबर, परफेक्ट नंबर। अब इनका कोई डायमेंशन वगैरह नहीं होता, हाफ एक डिजिट है, उसका कोई डायमेंशन थोड़ी होता है। मास का डायमेंशन हो सकता है, वेलोसिटी का हो सकता है। बोलेगा 2 का डायमेंशन क्या होगा, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, कुछ भी जो मर्जी वो बोलेगा। भाई साहब हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो आप मास का डायमेंशन बोलो m, स्पीड का डायमेंशन बोलो LT-1, दोनों को मिलाएंगे, सॉल्व करेंगे, फिर से डायमेंशन आएगा ml²T-2। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगली बात, पावर। पावर का फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी का डायमेंशन ml²T-2 अपॉन T। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगा ml²T-3। क्या बात, बहुत बढ़िया। इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटी हैं। यहां मैंने कुछ क्वांटिटीज के एग्जांपल, बहुत सारी, जिन पे हाथ डालूंगा ना सबके डायमेंशंस निकलेंगे आपको। मेरे अलावा यहां तो मैंने कुछ दिए, जो जो इवन नाम याद आ रहे हैं उनको लिख के, अगर फॉर्मूले याद हैं तो उनको लिख के अपने आप डायमेंशन लिखने की कोशिश करना, ठीक है। अपने आप प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो कि मैं वादा करता हूं कि मैं इस क्लास के बाद अपने जितने फॉर्मूले याद होंगे उनके खुद डायमेंशन लिखने की कोशिश करूंगा। बोलो मेरे पीछे पीछे, बिल्कुल वादा पक्का, कंप्लीट करिए अपने आप। जैसे डिराइव मैं कितने कराऊंगा आप उतने सीखोगे, उससे नहीं चलेगी बात, खुद की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो मैं डिराइव क्वांटिटी को यहीं पे छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। एक बेसिक सा क्वेश्चन आपने पढ़ा, फंडामेंटल कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंगल, सॉलिड एंगल, 9 क्वांटिटी आपने पढ़ा है ना, वो फंडामेंटल है। कल को कोई बोले क्या वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या बोल पाओगे क्या, वेलोसिटी फंडामेंटल है? बोलो वेलोसिटी फंडामेंटल है कि नहीं है? सर मजाक मत करो सर, आपने बताया था वो नहीं है, पक्का? हाँ, अच्छा, तो इसमें बोला है क्या फंडामेंटल क्वांटिटी को डिराइव बोल सकते हैं क्या? सर एजम्पशन है ना, एजम्पशन है। फंडामेंटल को डिराइव बोलो, कौन मना करेगा आपको? मास को डिराइव बोलो, कौन रोक लेगा? लेंथ को डिराइव बोलो, कौन रोक लेगा? रोकेगा कोई नहीं, सिर्फ नंबर काटेगा, सिर्फ नंबर काटेगा, क्योंकि तुमने अपने मन से मान लिया है। तुमने मेरी बात काट दी इसलिए मैं तुम्हारा नंबर काटूंगा, और कुछ नहीं। नहीं तो मानने को तो मानो। समझ में आ गया? क्या फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल मानी जा सकती है? मानी जा सकती है, मानो। फंडामेंटल को डिराइव मान सकते हैं, मानिए। डिराइव को फंडामेंटल मान सकते हैं, मानिए। लेकिन कल को कोई पूछे वेलोसिटी फंडामेंटल है क्या, बोलोगे बिल्कुल नहीं, हमारे मास्टर जी ने सिखाया, किताब में यही लिखा हुआ है, फंडामेंटल नहीं है, डिराइव्ड है। क्या हम मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मानिए, मानने में रोक थोड़ी है, मानिए, मानिए, आप कुछ मानिए, हम नहीं रोकेंगे, सिर्फ नंबर काटेंगे। समझ गए? तो मेरी बात में कंफ्यूज मत होना। डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल है क्या? सर नहीं है। मास फंडामेंटल है क्या? हाँ है। क्या मास को डिराइव्ड मान सकते हैं क्या? मान लीजिए। क्या मास डिराइव्ड है? नहीं। मान सकते हैं हम, मानिए, मानने में कोई रोक नहीं है, मानने को कुछ भी मानते रहिए। मेरी बात समझ गए? तो चलिए, मेरी बातें उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होंगी। पहली क्लास है, इंट्रो क्लास है, ऑनलाइन में मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है। कभी इससे पहले मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाई है। ऑफलाइन टीचिंग मैंने खूब करी है, अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, बहुत सारे। और फिजिक्स अपने टाइम से प्रिपरेशन करते हुए आ रहा हूँ यार। 4 साल अपनी बीटेक कराई, उसमें सीखी, बाद में पढ़ाता रहा, तब सीखी है। तो सीखते सीखते बहुत हो गया, है ना। अभी भी सीख रहे हैं, रोज सीखते हैं, तुमको पढ़ा के, दूसरों को पढ़ा के, रोज सीखते तो हैं, ठीक है। अब हमने अपनी प्लानिंग करी है। एक छोटी सी बात तुम्हें अपनी इंफॉर्मेशन के जरिए भेज दूं। हमने प्लान करा है हम सब ने मिलके कि हम एक काम करेंगे कि जो लोग भी हमारे व्यूवर्स हैं उनमें से हम टॉप 50 स्टूडेंट्स को ना अलग करेंगे। टॉप 50 स्टूडेंट्स को हम अलग करेंगे, उनका एक बैच चलाएंगे, बाकायदे पूरी तरह से ऑनलाइन क्लास चलेगी, लाइव क्लासेस चला करेंगे उनके लिए। वो उसे सीखें, पढ़ें। हमको 2 साल अप टू IIT एडवांस तक पढ़ाएंगे, परफेक्टली कोशिश करेंगे वो बढ़िया करें। बोलेंगे सर और लोग? वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उन 50 में से हम 50 को पहले अलग करेंगे, उनका बैच अलग करेंगे, बाकी लोगों का बैच अलग करेंगे। बोलोगे बेसिस क्या होगा 50 का? सर वो उसका बेसिस डिटेल हमारे साथी बताएंगे। मैं तो आपको ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये वाला बैच हम बनाने जा रहे हैं। सिर्फ कान में डाल दिया है तो अपने सब्जेक्ट की तैयारी पूरी रखना, क्योंकि अंत में कुछ तो बेसिस लेने ही पड़ेंगे। इतने सारे बच्चे आते हैं, सबको तो हम नहीं डाल सकते, है ना। हम तो गिन चुन के लाएंगे। अब सबको अगर हम डालने लगे
एक 50 बच्चों के बैच में, तो इतनी बड़ी कंट्री है, इसके अलावा वीडियो और जगहों पे भी जाएगी, तो इतने सारे लोग देख रहे होंगे, तो हम कितनों को अपने यहाँ देंगे, है ना। तो हम टॉप 50 स्टूडेंट्स को उसमें लेंगे। आप अपनी तरफ से पूरा दम लगा के पढ़िए, ठीक। चलिए, आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। उम्मीद है आपको आज का जर्नी पसंद आया होगा। एप्लीकेशन जो हमारे पास है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, अगली क्लास में, और अपनी सभा यहीं खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको मेरी क्लास समझ में आई। धन्यवाद, नमस्कार।